गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? बढ़िया हो? 10 लड़के हों और 15 लड़कियां हों तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए? टोटल विद्यार्थी आपके कितने होंगे? टोटल विद्यार्थी 25 होंगे, क्योंकि 10 लड़के थे और 15 लड़कियां हैं। टोटल विद्यार्थी 25 हो गए और ये 25 आपने जोड़कर बताया होगा। तो इसमें अगर मैं कुल विद्यार्थी की बात करूं, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? लड़के एक्स हैं और लड़कियां बाई हैं। क्या ये कुल विद्यार्थी बन चुके हैं? अब ये कुल टोटल पदों की संख्या बन चुकी है और आपको योग के लिए औसत आयु की जरूरत पड़ती है और पदों के योग की। तो आपके पास औसत आयु भी है और पदों का योग भी है और अलग अलग भी है। लड़कों की संख्या भी अलग है, लड़कों की औसत आयु भी अलग है और लड़कों की औसत आयु भी अलग है, लेकिन संख्याएं अब हमारे पास मिल चुकी है। लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी और योग निकालना है आपको। तो आप मुझे बताओ, अगर योग निकालना हो, कुल योग, कुल अगर योग निकालना हो टोटल योग, और जब कुल योग की बात की गई तो कुल योग का मतलब लड़के और लड़कियां सभी का योग, क्योंकि अगर अलग अलग की बात करते तो लड़कों का योग या लड़कियों का योग, लेकिन यहाँ कुल योग लिख रहा हो तो कुल योग का मतलब यह है पूरी कक्षा की लड़के और लड़कियों की आयु टोटल कितनी थी ये बताना है। और कुल योग निकालने के लिए आपको औसत की जरूरत, औसत की जरूरत 15.8 आयु वर्ष थी। इसका मतलब हर लड़का और हर लड़की 15.8 वर्ष की है। अब योग निकालना है तो इसकी गुणा किस चीज से की जाती है? गुणा की जाती है पदों की संख्या से। आप मुझे बताओ पदों की संख्या है कितनी इस टाइम? टोटल विद्यार्थी x प्लस वाई है तो कुल विद्यार्थी x प्लस वाई हो गए और इनका सभी का औसत आयु 15.8 वर्ष है। और योग निकालने के लिए औसत की और पदों की संख्या की जरूरत पड़ती है। तो औसत है 15.8 और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। ये योग उन सभी विद्यार्थियों का निकल चुका है जो औसत 15.8 वर्ष के हैं, यानी कि जो 15.8 वर्ष के थे हर विद्यार्थी, यानी कि लड़के भी और लड़कियां भी, और उनका योग ये निकल चुका है। अब मुझे लड़कियों का योग निकालना है, क्योंकि लड़कियों की औसत आयु इसमें अलग अलग भी दे रखी है और लड़कों की औसत आयु भी अलग दे रखी है। कुल लड़कों की आयु का योग, कुल लड़कों की आयु का योग आप निकाल लोगे तो ये योग निकालने के लिए भी आपको औसत की और लड़कों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो लड़कों की आयु का औसत कितना है? लड़कों की आयु का औसत है 16.4। औसत की गुणा अगर संख्या में कर दी जाती है तो योग निकल कर आता है। और औसत और योग निकल कर ही क्यों आता है? मान लो ये 4 लड़के हैं आपके पास और हर एक का औसत 25 है। 4 लड़के हैं और हर एक का औसत 25, इसका मतलब 4 के 4 लड़के 25-25 आयु के हैं, यानी कि एक की लड़के की 25 आयु है और दूसरे की 25 वर्ष है, तीसरे की भी और चौथे की भी। अब योग निकालना है, या तो आप जो औसत दिया हुआ है उस औसत को 4 बार जोड़ लो। जो औसत दिया होता है उस औसत को उतनी बार जोड़ लो जितने की पदों की संख्या, जितने की वो आयु है। 4 लड़कों की आयु थी तो 4 बार या तो औसत को जोड़ लो तो आपके पास 4 लड़कों की आयु का योग आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है, आप इस औसत में और जितने लड़के हैं उसकी गुणा कर दो, तब भी आपके पास योग आएगा और ये योग ये दो दोनों बराबर हो गए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर लड़कों की संख्या x है और औसत इतना है, या तो आप इस x को इस लड़कों की संख्या के बराबर लिख लो या फिर औसत की गुणा लड़कों की संख्या में कर दो। लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर? x। जिस तरह यहाँ औसत 25 था, लड़के 4 थे, योग निकल कर आया, उसी तरह औसत 16.4 है और x लड़के हैं तो ये योग निकल कर आ जाएगा। ये लड़कों का योग हो गया। अब ठीक इसी तरीके से लड़कियों का योग, लड़कियों की आयु का योग, जब यहाँ पर औसत की और लड़कों की संख्या से गुणा करने पर योग निकल सकता है। तो बताओ यहाँ पर लड़कियों का औसत कितना है? लड़कियों का औसत है 15.4 और गुणा लड़कियां हैं कितनी? लड़कियां 22 हैं। ये योग निकल कर आएगा या नहीं? क्लास में अगर अलग अलग की बात करो तो लड़के सारे इतनी वर्ष के थे और लड़कियों की बात करो तो लड़कियां सारी इतनी वर्ष की थी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बताओ क्या कुल विद्यार्थी, सारे के सारे विद्यार्थी कितनी आयु के बनेंगे? ये बन जाएगा। तो 16.4 x तो ये लड़के की आयु की योग थी, यानी कि सारे लड़के इतने वर्ष के थे, प्लस 15.4 y सारी लड़कियां इतने वर्ष की थी। और आप बताओ सारे लड़के और सारी लड़कियां टोटल कितने वर्ष के हैं? क्या यही था कुल योग पूरी कक्षा का? तो 15.8 और गुणा करनी है x प्लस 22 से। आप इसे हल करोगे
क्योंकि ये y है और ये x है, आप इसे जोड़ नहीं सकते जब तक x का और y का मान नहीं मिलता। आप इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं जोड़ सकते। 16.4x प्लस 15.4y और बराबर में आपका आ जाएगा 15.8 की गुणा x में होगी तो ये बन जाएगा 15.8x और प्लस इसकी गुणा जब y में होगी तो ये बन जाएगा 15.8y। अब जो संख्या बिल्कुल समान समान जाति की है वो एक तरफ कर लो और जो अलग अलग है वो अलग कर लो। अब हमें दिख रहा है कि इसमें 15.8x था और ये 16.4x था। जब ये 15.8x इधर आएगा तो माइनस में आएगा और 16.4x में से जब 15.8x चलाएगा तो कितना बचेगा 0.6x। 15.8 में जब इधर एक माइनस का आएगा और 16.4 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.6x और बराबर में ये 15.4y जब उधर जाएगा 15.8y की साइड में तो ये माइनस प्लस है यहाँ पर, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और 15.8 ज्यादा है 15.4 कम है तो 15.8 में से 15.4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 0.4y। 0.4x तो x वाले बचे और 0.6x और बराबर बचेंगे 0.4y। आप बराबर में संख्या दोनों समान है, पॉइंट के बाद भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ कट जाएगा और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी कि 3x बराबर कितना बचेगा 2y। और जब आपको बराबर में समान संख्या दी गई हो तो x का मान इधर वाली संख्या होती है और y का मान इधर वाली संख्या होती है। और ये क्यों होती है क्योंकि x यहाँ बटे में इसकी गुणा में है, ये y इसकी गुणा में, तो y जब गुणा में है तो इधर आएगा इसके बटे में और बराबर पर वहां 2 रखा हुआ, ये 3 इसकी गुणा में तो बटे में जाएगा 2 के। तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3। हमने x क्या माना था, हमने x माना था लड़कों की संख्या, तो लड़के हो गए यानी कि बुआई हो गए 2 और लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियां हो गई 3 और इनका अनुपात मालूम क्या था 2:3 यानी कि क्लास में 2 लड़के और अनुपात 3 लड़कियां थी। ये आपका आंसर है 2:3। इस सवाल का बेस हो चुका है और इस सवाल की एक शॉर्ट ट्रिक भी है मिक्सर। आप मिक्सर लगा सकते हैं लेकिन मिक्सर लगाने के लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज वो होगी जो अलग संख्या की होगी, दूसरी उसकी अलग होगी लेकिन बीच में जो संख्या रखी जाएगी वो ऊपर रखी दोनों संख्याओं का मिश्रण होना चाहिए। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है, लेकिन जो लड़के थे इनकी औसत आयु कितनी है 16.4 वर्ष है और जो लड़कियां थी इनकी औसत आयु कितनी है 15.4 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष थी और लड़कियों की 15.4 वर्ष। लेकिन बताओ यहाँ जो संख्या मैं रख रहा हूँ ये 15.8 वर्ष औसत, क्या ये सिर्फ लड़कियों का औसत है या लड़कों का औसत है या फिर लड़के और लड़कियों दोनों का औसत है, दोनों का ही तो है। और जब आपको अलग अलग संख्या ऊपर रखी हुई मिले और बीच में उन्हीं का औसत पूरी क्लास का औसत मिल जाए तो आपको मिक्सर लगा देना चाहिए। मिक्सर में नहीं, सब चीज में। अगर यहाँ किसी वजह से लाभ होता और यहाँ एक वस्तु का लाभ होता, दोनों वस्तु अलग अलग हो गई, एक वस्तु का लाभ ये है और एक वस्तु का लाभ ये है और बीच में जो रखी जाएगी बीच में टोटल दोनों का लाभ कितना होगा वो संख्या रखी जाएगी, वहां मिक्सर लग सकता है। काफी सारी कंडीशन बन जाएंगी मिक्सर लगने की। फिलहाल हम औसत आयु में देखते हैं। और ये वाली जो बीच में संख्या आप रखते हो ये संख्या इनमें से एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। आप घटाने को ये नहीं देखना कि ये छोटी है तो इसमें से माइनस में जाएगा, आप इन दोनों का अंतर देखना और इन दोनों का अंतर देखना है। 16.4 में से 15.8 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 0.4 और 15.4 में से कितने बचाएंगे 0.6 बच जाएंगे और 15.4 में से 15.8 घटा लो या 15.8 में से 15.4, बहरहाल इन दोनों का अंतर देखना तो कितने बचेंगे 0.4 ये बचा है 0.6 ये। जिस संख्या के नीचे जो संख्या लिखी हुई है ये लड़कों के नीचे लिखी हुई तो ये लड़कों का अनुपात है और ये लड़कियों के नीचे लिखी हुई तो ये लड़कियों का अनुपात है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2:3। कक्षा में 2 लड़के थे और 3 लड़कियां, ये अनुपात बन चुके। लड़के ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उसने अनुपात मालूम किया है तो अनुपात में 2:3 ये आपका आंसर आ जाएगा और आपको यही करना है एग्जाम में। अगला सवाल है 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नया व्यक्ति का भार कितना था ये बताना है। और औसत भार में अगर वृद्धि हुई है तो इसका मतलब जितने भी समिति में सदस्य होंगे
उन सभी की आयु में या उन सभी के भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। अगर वो सिर्फ ये कहता कि नए व्यक्ति के भार में या पुराने व्यक्ति के भार में वृद्धि हुई है तो फिर सबके में नहीं बढ़ती, लेकिन उसने कहा औसत भार, और औसत भार अगर कहा गया है तो औसत भार पहले सभी का जितना रहा होगा उन सभी के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। और जब वृद्धि होती है और किसी भी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का स्थान अदला बदली कर दिया जाता है, यानी एक ही व्यक्ति गया और उसके स्थान पर दूसरा आया, अगर औसत वृद्धि बढ़ रही है तो सीधे सीधे जो नया व्यक्ति आएगा उसकी आयु जाने वाले व्यक्ति से जरूर ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। अगर औसत भार कम हो रहा है तो जाने वाला व्यक्ति आने वाले व्यक्ति से ज्यादा का होगा, इसी वजह से कम होगा क्योंकि ज्यादा वाला चला गया, कम वाला आया है, तभी तो औसत भार में कमी हुई। लेकिन जब औसत भार में वृद्धि हो रही है तो आया जो व्यक्ति है और वो वृद्धि उस आने वाले व्यक्ति की वजह से तो हुई है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु जरूर जाने वाले व्यक्ति से कम रही होगी। टोटल व्यक्ति थे 8 और समूह में एक व्यक्ति 65 किलोग्राम का चला गया, दूसरा व्यक्ति आया तो भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। और आप बताओ जब औसत भार में अगर 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो क्या एक ही व्यक्ति के भार में वृद्धि होगी या सभी के भार में वृद्धि होगी? सभी के भार में वृद्धि होगी ना। तो कुल वृद्धि कितनी हुई है निकालें, कुल वृद्धि। और अगर मैं आपसे कहूं कि 4 व्यक्ति हैं और 4 लड़के थे और हर लड़के की आयु में 5 की वृद्धि हो रही है, हर लड़के की आयु में 5 की वृद्धि हो रही है, तो आप या तो कितना जोड़ लो, इस लड़के की आयु में 5 की वृद्धि होगी, दूसरे लड़के की आयु में 5 की वृद्धि होगी, तीसरे की आयु में भी और चौथे की आयु में भी। या तो आप जितने की वृद्धि हो रही है उसको उतनी बार लिख लो जितने के लड़के हैं, क्योंकि 5 की वृद्धि हो रही है तो मैं 5 को 4 बार लिख रहा हूँ क्योंकि 4 लड़के थे, हर लड़के के में वृद्धि होगी 5-5 की। तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? कुल वृद्धि हो जाएगी 20। या फिर दूसरा तरीका यह है, जितने लड़के हैं उन लड़कों की संख्या को और जितने की वृद्धि हो रही है उनको गुणा कर देंगे, तब भी क्या निकल कर आएगा, ये 20 और ये 20 दोनों बराबर है, तो ये वाली भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है, टोटल की वृद्धि। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं कुल वृद्धि बात करूं तो यहाँ मैं इस तरह से तो नहीं लिख सकता क्योंकि व्यक्ति 8 है, या तो आप वृद्धि को उतनी बार लिख लो जितने की संख्या है लड़कों की या व्यक्तियों की। यहाँ 4 थे तो मैंने 4 बार लिख ली, लेकिन 8 व्यक्ति हैं और 8 को इस 1.5 को मैं 8 बार लिख लूं तब सेम वृद्धि होगी। या फिर जितनी लड़कों की संख्या है या व्यक्तियों की संख्या उसमें जितनी वृद्धि हो रही है औसत भार में उससे गुणा कर दो तो भी वृद्धि निकल कर आएगी, या नहीं वृद्धि निकल कर आ जाएगी। तो टोटल वृद्धि कितनी आएगी, ये वाला पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 2 चौक 8 4 तिया 12, यानी कि अब हर लड़के की औसत आयु में 12 किलोग्राम की वृद्धि हो चुकी है। तो आप बताओ 65 किलोग्राम का तो गया था, पहले 65 किलोग्राम हर व्यक्ति था, लेकिन इसके जाने पर 12 किलो जब दूसरा आया तो उसकी में 12 किलोग्राम की वृद्धि होगी उसकी औसत आयु में। तो जो आने वाला व्यक्ति था, आने वाला व्यक्ति, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 65 का गया और 12 की उसके जाने पर दूसरा आया और 12 की वृद्धि हो गई, तो कितनी टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, यानी कि वो लड़का कितने साल का था, जो आया था वो कितने वर्ष का होगा, आने वाला व्यक्ति 77 वर्ष का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब औसत भार में वृद्धि हो रही थी इसका मतलब सारे के सारे लड़के सारे के सारे व्यक्ति 77 वर्ष के होंगे, सभी की आयु में 12 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, सभी के भार में 12 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर भी जो लड़का दूसरा आया उसका भार और जो बाकी 7 बचे उन सबका भार भी 77 किलोग्राम हो चुका है। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80-800 है तथा इनमें से एक व्यक्ति की आय औसत आय का 120% है, उस व्यक्ति की आय कितनी है ये बताना है। तो औसत आय का 120% है तो इसका मतलब आपको पहले तो औसत आय चाहिए। ये 80-800 तो 16 व्यक्तियों की है, यानी कि 16 लड़के थे, उन सबको अलग अलग पैसे थे, सबके अलग अलग मासिक महीने की इनकम मिलती थी, लेकिन जब उन्होंने एक बार जोड़ कर देखा तो वो आयु 80-800 मिली हुआ है, टोटल सभी के पैसे 80-800 मिले। तो उनमें से एक व्यक्ति की आय जो थी वो औसत आय का 120% है, जो एक व्यक्ति था उसकी आय उतनी थी जितने की सभी की औसत आय का 120% होगा। तो उस व्यक्ति की आय टोटल कितनी थी ये बताना। और आप मुझे बताओ, यदि ये 4 लड़के कुल आय 100 रुपए है, कुल आय 100 है और ये 4 लड़के हैं, ठीक, तो इनकी बताओ औसत आय कितनी होगी।
इन चारों लड़कों की औसत आय कितनी होगी। और औसत आय का मतलब बराबर बराबर, औसत का मतलब ही बराबर बराबर संख्या में बंटना होता है। तो 4 लड़के हैं और औसत इनके चारों के पास कुल 100 रुपए हैं, तो इन चारों के लड़कों के पास अलग अलग अपने अपने कितने कितने रुपए होंगे औसत आय में। औसत आय का मतलब बराबर बराबर होना चाहिए। कितने कितने होंगे, 50। तो कितने कितने होंगे, 50 को आप 4 से जब भाग करोगे तो आपके दिमाग में 25-25 आया होगा। आपके दिमाग में 25 आया होगा क्योंकि 100 रुपए थे और लड़के 4 थे, तो इन चारों लड़कों के पास 100 रुपए हैं, तो बराबर बराबर बांटने हैं। और बराबर बराबर इसलिए बांटने हैं क्योंकि औसत आय बराबर मालूम की गई। औसत आय का बताया गया, तो औसत आय हो, औसत वर्ष हो, कुछ भी हो, बराबर बराबर होने चाहिए। तो 4 से आप 100 को भाग करोगे तभी आपका 25 आया होगा। यानी कि चारों लड़कों के पास 25-25 रुपए थे और चारों का औसत अब कितना हुआ, चारों का औसत 25 हुआ। तो ये हो गया 25 आय। और ये आपने 25 आय जो निकाली थी, यानी कि 25 रुपए हर लड़के के पास थे, तो ये कुल रुपए को और लड़कों की संख्या से भाग की गई थी, ये भी तो औसत आय निकली थी। तो मैं यहाँ पर औसत आय अगर निकालूं औसत आय, तो आप बताओ 16 व्यक्ति थे और सभी की अलग अलग आयु थी, लेकिन जब उन्होंने सबके पैसे जोड़े तो 80,800 रुपए बने सभी के। लेकिन अगर मैं बराबर बराबर उनमें सब में बांटूं, औसत आय का मतलब बराबर बराबर, तो हर व्यक्ति पे कितने रुपए आएंगे। तो यहाँ जिस तरह से आपने कुल रुपए को लड़कों की संख्या से भाग की थी, तो आपके पास 25 आया था और ये 25 सभी का औसत था इन चारों लड़कों का। तो यहाँ पर इन औसत आय कितनी आ जाएगी, कुल रुपए हैं 80,800 और लड़के कितने हैं टोटल, व्यक्ति हैं टोटल 16। तो मैं इसे 80,800 को 16 से भाग कर दूं तो बताओ क्या औसत आय निकल कर आएगी। और ये वो संख्या निकल कर आएगी, यानी कि हर व्यक्ति के पास उतने रुपए होंगे। तो कितना आएगा ये, 16 से काट लो इसे, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, यानी कि 5,050, यानी कि हर व्यक्ति के पास 5,050 रुपए मासिक आय थी। अब उसमें से एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरी जो आय है वो औसत आय का 120% है। तो उस व्यक्ति की आय, उस व्यक्ति की आय, और वो ये कह रहा है कि मेरी जो आय है वो औसत का 120% है, तो इसकी जो आय बनेगी वो औसत का। और आप बताओ औसत आय है कितनी, औसत आय तो 5,050 है, तो इसका और का मतलब गुणा कितने परसेंट है, 120, और परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। 20 छक्का 120 और 20 पंजे 100 और 5 का ना 5, 5 का ना 5। अब इससे 6 से गुणा करोगे तो 6 0 0, 6 का ना 6, 6 0 0, 6 का ना 6। तो उस व्यक्ति की आय कितनी आ गई, उस व्यक्ति की आय आ चुकी है आपकी 6,060। और यही आपका आंसर है। पहले आपको औसत आय निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस व्यक्ति की आय निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति की आय औसत आय का 120% है। आपका आंसर 6,060 आ जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 5 कमीजें 450 रुपए प्रति कमीज की दर से और 4 पजामे 750 रुपए प्रति की दर से तथा 12 जोड़े जूते 750 रुपए प्रति जोड़े की दर से खरीदे। उसका औसत खर्च प्रति वस्तु कितना है। प्रति वस्तु का मतलब अगर वो सभी सामान एक ही रेट पर खरीदता तो सारी चीजें जितनी उसने खरीदी वो सबकी सब एक रेट पर कितने की खरीदी जाती है वो बताना है। और उसने अलग अलग पहले 5 कमीजें खरीदी और 450 रुपए प्रति का मतलब एक कमीज 450 रुपए की, तो 5 कमीज कितने की होंगी। 4 पजामे 750 रुपए प्रति की दर से, यानी कि एक पजामा 750 रुपए का, तो 4 पजामे कितने रुपए के ये। और 12 जोड़े जूते 750 रुपए प्रति जोड़ा, एक जोड़े जूते 750 रुपए के हैं, तो 12 जोड़े जूते कितने रुपए हो जाएंगे। ये इस तरह से उसने खरीदते हैं। और बाद में अगर वो सबको समान रेट पर खरीदता तो समान रेट उनका क्या होता है ये बताना। समान रेट का मतलब औसत खर्च उसका कितना था प्रति वस्तु पर। तो चलो सवाल करते हैं अब। और आप मुझे बताओ, यदि आपके घर वालों ने आपको मार्केट भेज दिया यही चीजें खरीदने के लिए, आपके घर वालों ने, और आपने मार्केट से जाकर के 2 शर्ट खरीद ली, दो शर्ट खरीदी है आपने, मार्केट गए और 2 शर्ट खरीद ली, और उनमें से हर एक शर्ट कितने रुपए की थी, हर शर्ट 200 रुपए की थी। सस्ती वाली खरीद ली, पैसे कम थे। 2 शर्ट खरीदी 200 रुपए की, एक शर्ट थी, तो आप बताओ ये दोनों शर्टें आपने कितने रुपए की खरीदी होंगी। दोनों शर्टें आपने 400 रुपए की खरीदी होंगी, या तो आपने 400 रुपए इस तरह से बताए होंगे
कि 200 एक शर्ट के रुपए और 200 एक शर्ट के रुपए बराबर 400 रुपए। या फिर एक शर्ट का रेट 200 है और शर्ट खरीदी कितनी 2, तो इससे गुणा कर दो तब भी कितना आएगा 400 रुपए। तो ये दोनों रुपए क्या हो गए बराबर हो गए। या तो जितने की एक चीज मिल रही है उसको उतनी बार जोड़ लो लिख करके, जितने की आपने सामान खरीदा है, 2 शर्ट खरीदी थी और एक 200 रुपए की थी, 200 को आप 2 बार लिख लो तो कुल रुपए मिलकर आ जाएंगे। या फिर एक वस्तु के रेट से और टोटल वस्तु कितनी खरीदी है उनकी गुणा कर दो तो कितने रुपए आ जाएंगे, तो भी टोटल रुपए आ जाएंगे। शर्ट हो गई। अब आपने शर्ट तो खरीद लिया, पजामे खरीदे, 4 ही पजामे खरीदे, चलो 4 पजामे खरीदे आपने और हर पजामा 300 रुपए का था। 4 पजामे खरीदे और दुकान वाले ने बताया कि एक पजामा 300 रुपए का, लेना हो तो लो वरना मत लो। तो आपने सोचा कि लेना तो है ही, 300 रुपए का आपने एक पजामा ले लिया। चारों पजामे कितने रुपए के बैठे होंगे, आपने उस दुकानदार को चारों पजामे के कितने रुपए दिए होंगे, तो आपने उस दुकानदार को चारों पजामे के 1200 रुपए दिए होंगे। ये आपके दिमाग में आया होगा। और ये 1200 रुपए या तो आप इस 300 को 4 बार जोड़ लो, 4 बार जोड़ लो, क्योंकि एक पजामे का रेट 300 था, पजामे हमने 4 लिए तो चारों पजामे का रेट ये आ गया, तो टोटल कितने रुपए आ जाएंगे, टोटल रुपए आ जाएंगे 1200 रुपए। या दूसरा तरीका इन चारों पजामों के कुल रुपए निकालने का, एक पजामे का रेट 300 है और पजामे आपको लिए कितने आपने 4, इसकी गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे 1200। तो ये दोनों तरीके आपके कुल रुपए निकालने के। या तो आप एक रेट का एक चीज का रेट जितना उसको उतनी बार जोड़ लो जितने की आपने चीज ली है जितनी, और या फिर एक चीज के रेट से आप चीजों की संख्या से गुणा कर दो तो आपको कुल रुपए मिलकर आ जाएंगे। शर्ट भी हो गई, पजामे भी हो गए। अब आते हैं जूते। 2 जोड़ी आपने जूते लिए, 2 जोड़े जूते लिए और हर जोड़ा जो था वो 400 रुपए का था। हर जोड़ा जूते का 400 रुपए का था, यानी कि एक जोड़ी जूते उसने 400 रुपए के बताए और आपको लेने थे 2 जोड़ी जूते। तो आप बताओ दोनों के दोनों जोड़ी जूते आप कितने रुपए के लोगे, कितने रुपए दोगे दुकान वाले को, तो आप 800 रुपए दोगे, क्योंकि एक जोड़ी जूते लिए 400 रुपए दिए और फिर दूसरी जोड़ी जूते लिए फिर भी उसके भी 400 रुपए दिए। तो आप एक जोड़ी जूते को के रेट को 2 बार जोड़ लो तो आपके पास कुल रुपए मिलकर आ जाएंगे। या फिर एक जोड़ी जूते के रेट से जितने जोड़ी आपने जूते लिए उसकी गुणा कर दो तो भी आपके पास कुल रुपए मिलकर आ जाएंगे। अब आपने शर्ट भी खरीद ली, पजामे भी खरीद लिए, 2 जोड़ी जूते भी खरीद लिए। अगर मैं आपसे मालूम करूं कि आप टोटल कितने रुपए का सामान खरीद कर ले आए, वो चीज बताओ। कितने रुपए टोटल खरीद लिया आपने, कितने रुपए आपने टोटल चीजों पर खर्च कर दिए हैं, कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे आप, तो आप जोड़कर बताओगे। 2 शर्टों के 400 रुपए हो गए, 4 पजामों के 1200 रुपए हो गए, यानी कि 400 रुपए तो 2 शर्टों के हुए और 1200 रुपए पजामों के हुए और 800 रुपए जूतों के हुए। तो आपने कुल रुपए 400 ये खर्च किए, 1200 ये 1600 और 800 ये 2400। तो आपने जो कुल रुपए खर्च किए, कुल रुपए खर्च जो किए आपने कितने रुपए कर दिए, आपने कुल रुपए 2400 रुपए खर्च कर दिए। और ये 2400 रुपए आपने कैसे निकाला होगा, पहले आपने शर्ट के रुपए निकाल ले, उसके बाद पजामे के कुल रुपए निकाल ले और उसके बाद जूतों के कुल रुपए निकाल ले और इन सभी चीजों के रुपए को जोड़ करके आपने कुल रुपए 2400 रुपए खर्च कर दिए। अब आप घर आ चुके हो, घर आ गए और 2400 रुपए खर्च करके 2 शर्ट ले आए, 4 पजामे ले आए और 2 जोड़ी जूते ले आए। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं कि अगर ये सारी चीजें अलग अलग रेट पर खरीदी थी, अगर सेम रेट पर खरीदी जाती, यानी हर चीज का, हर शर्ट का रेट वही होता, हर पजामे का रेट भी वही होता और हर जूते का रेट भी सेम होता, तो वो कितना आता और वो कैसे निकालते। और सेम निकालने के लिए आप क्या होती है, वो जो सेम संख्या निकल कर आती है, सभी चीजों में बराबर बराबर जो संख्या निकल कर आ रही है वो औसत कहलाती है। और औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पदों का कुल योग मिला कितना आपको, कुल योग पदों का 2400 और पदों की संख्या कितनी हो चुकी है। आप पदों की संख्या की बात करो तो आप 2 शर्ट खरीदोगे और 4 पजामे कितने हो गए 6 और 2 जोड़ी जूते हो गए 6 2 8 वस्तु आपने खरीद दी है। तो आप ये बताओ, इसको अगर भाग कर दिया जाए पदों की संख्या से तो औसत निकल कर आएगा, और औसत का मतलब हर चीज समान रेट पर खरीदी गई वो निकल कर आएगी। तो 8 या 24, तो इसका मतलब अगर आप सभी को
300 रुपये में खरीदते, एक शर्ट 300 रुपये की होती, एक पजामा भी 300 का होता और एक जोड़ी जूते भी 300 होते, तब भी यहाँ 2400 रुपये खर्च करके आते। और यही सवाल में मालूम किया गया है, सिर्फ संख्याएं चेंज की है मैंने, बाकी कोई तरीका चेंज नहीं करना। समझ में आया होगा कुछ आपको। अब सेम टू सेम, बस ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है मुझे सेम इसी तरीके से। बताओ एक व्यक्ति ने कमीजें कितनी खरीदी है? 5। तो कमीजों का रेट, कमीजों के कुल रुपए, कमीजों के कुल रुपए, जिस तरह से यहाँ 2 शर्ट के कुल रुपए निकाले थे, या तो 2 बार जोड़ लो या फिर एक के रेट से उतनी से गुणा कर दो जितनी आपने कमीज खरीदी। तो एक का रेट 200 था और कमीज खरीदी 2, तो गुणा कर दी थी, कितने रुपए आए थे? कुल रुपए मिलकर आए थे। तो एक कमीज है कितने रुपए की? 450 रुपए की, लेकिन कमीज खरीदी कितनी? 5। तो इसके कुल रुपए मिलकर आ जाएंगे 5 0 0, 5 5 25 और 5 चौक 20 और 2 22। ये आ गए कुल रुपए कमीजों के इस 400 के स्थान पर। अब उसने खरीदे पजामे, पजामों का कुल मूल्य या पजामों के कुल रुपए। तो पजामों के कुल रुपए निकालने के लिए जिस तरह से यहाँ पजामा 300 रुपए का था, वहां पर कितने का है? एक पजामा 750 रुपए का, और यहाँ 300 रुपए को यानी एक पजामे के रेट से आपने कुल पजामों से गुणा कर दी थी, यानी कितने पजामा खरीदे थे, कुल रुपए मिलकर आए थे। सेम इस तरीके से एक पजामा 750 रुपए का है, लेकिन पजामे खरीदे उसने 4, तो इसकी गुणा कर दो तो कुल रुपए मिलकर आएंगे 4 0 0, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30। ये निकल कर आ गए पजामों के रेट। अब उसने खरीदे हैं जूते, तो जूतों के कुल रुपए, जूते के कुल रुपए, यहाँ पर 2 जोड़ी जूते खरीदे थे, यानी कि एक जोड़ी जूता 400 रुपए का था, और यहाँ पर एक जोड़ी जूता कितने रुपए का है? एक जोड़ी जूता है 750 रुपए का, एक जोड़ी जूता 750 रुपए का है, लेकिन जूते खरीदे कितने जोड़ी? 12। जिस तरह से यहाँ 2 जोड़ी थे, आपने 4 एक के जोड़ी से 2 को गुणा कर दी थी, जितने जूते खरीदे थे आपने, तो यहाँ 12 से गुणा कर देंगे तो कुल रुपए मिलकर आ जाएंगे। तो कुल रुपए कितने आ जाएंगे? 12 0 0, 12 5 60 का 0 हासिल लगे 6, और 12 7 84 और 6 कितने हो जाएंगे? 90, यानी कि 9000 रुपए। तो ये आपने अलग अलग खरीद लिया, यानी कि कमीजें खरीदी थी 2250 रुपए की, और पजामे खरीदे थे 3000 रुपए के, और जूते कुल खरीदे आपने 9000 रुपए के। सेम इस तरीके से 400 रुपए के शर्ट हो गई, और कमीज शर्ट कह लो या कमीजें कह लो, और पजामे 1200 रुपए के हो गए, और जोड़ी जूते हो गए 800 रुपए के। और मैंने आपसे कुल रुपए मांगा था इनमें से, तो आपने कुल रुपए ये जोड़ा था, शर्टों के रुपए जोड़ लिए, पजामा के रुपए जोड़े और जूतों के रुपए जोड़े, तो कुल रुपए जो खर्च किए उसने, कुल रुपए खर्च किए उसने कितने? 2250 ये हैं, प्लस 3000 ये हुए, और प्लस 9000 ये हो गए। इतने रुपए टोटल खर्च करके आया, तो कुल रुपए कितने खर्च हो जाएंगे? 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 5 आ जाएगा, और 0 0 2 आ जाएगा, और 9 3 12, और 12 और 2 14, यानी कि कुल रुपए उसने 14250 रुपए खर्च कर दिए हैं। अब मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ सवाल में कि प्रति वस्तु कितने रुपए की थी समान रेट पर, क्योंकि औसत खर्च यानी कि प्रत्येक वस्तु पर उसने औसत खर्च कितना किया था। सबका समान रेट अगर निकालना हो तो औसत खर्च प्रति वस्तु, यानी कि अगर वो हर वस्तु समान रेट की खरीदता तो वो समान रेट कौन सा था वो बताना है। और समान रेट का मतलब औसत, और औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना मिला आपको? पदों का योग है 14250, और पदों की संख्या कितनी हो गई? 5 कमीजें थी और 4 पजामे थे, 5 4 9, यानी कि 5 कमीजें 4 पजामे और 12 जोड़ी जूते, 5 और 4 9, 9 और 12 कितने हो जाएंगे? 21, 9 और 12 21, ये आ जाएगा आपका प्रत्येक वस्तु पर औसत खर्च। काट लो से 5 2 7, 7 4 11 और 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 7 21, और 3 चौक 12 बचेंगे 2 होगा 20, और 3 7 21 बचा 1, 3 पंजे 15। 7 से काट के देख लो इसे, 7 6 42, 47 में से 42 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 5 हुआ 55, और 7 7 49, 7 7 49, और 55 में से 49 चले जाएंगे तो बचेंगे 6 हुआ 60, और 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56,
कितना बचा 668 और 60 में से 56 चलेंगे बचेंगे 4। अब 7 से भाग 4 में नहीं हो सकती, आप पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा 7 पंजे 35 और यही आपका पॉइंट में चलता रहेगा ये। और ये आपका यानी कि प्रत्येक वस्तु 678.5 रुपए की थी, 677.5 रुपए की प्रत्येक वस्तु को खरीदता। अगला सवाल है, एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भार 15 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के आने पर औसत भार घटकर 14.8 किलोग्राम रह जाता है। उस नए विद्यार्थी का भार कितना है ये बताना। आप बताओ, इसमें जो नया विद्यार्थी आया है क्या उसके स्थान पर कोई विद्यार्थी गया है? जाने वाला तो कोई नहीं है, सिर्फ आया है नया विद्यार्थी और उसके आने से औसत भार घटकर इतना रह गया। पहले 15 था, अब 14.8 किलोग्राम रह गया। लेकिन बताओ ये 15 किलोग्राम कितने छात्रों का था? 19 छात्रों का। लेकिन एक व्यक्ति आया है, गया नहीं है, सिर्फ आया व्यक्ति। तो व्यक्ति कितने हो गए अब 20। अब व्यक्ति 20 हो चुके हैं और मुझे जो नया व्यक्ति आया था उसका भार बताना है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 20 व्यक्तियों के भार में से 19 छात्रों का भार घटा दूं, क्या मुझे जो नया आया था उसका भार मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। तो 19 छात्रों का भार है कितना? 19 छात्रों का भार 19 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा? तो कुल भार का मतलब कुल योग, और कुल योग का मतलब औसत और पदों की संख्या। और औसत कितना है 15 और छात्र कितने हैं 19। याद आएगा इसका कुल भार आने का 19 को 19 छात्र कुल कितने किलोग्राम के रहे होंगे वो इतना आ जाएगा। 19 पंजे 95 का 5 हासिल लगे 9 और 19 का ना 19 और 9 कितने हो जाएंगे 28। यानी कि वे 19 छात्र जो थे वो सारे 285 किलोग्राम के थे। एक की बात करो तो एक 15 किलोग्राम का था, लेकिन छात्र 19 था तो 19 के 19 285 किलोग्राम के थे। अब एक नया विद्यार्थी आया, तो जब नया विद्यार्थी आया है, पहले छात्र 19 थे और अब एक और आ गया तो कितने हो गए? अब 20 छात्र हो गए। तो 20 छात्रों का कुल भार, तो 20 छात्रों का कुल भार के लिए फिर औसत चाहिए और पदों की संख्या। लेकिन इस बार औसत है कितना 14.8, लेकिन पदों की संख्या कितनी हो गई 20, क्योंकि इस बार छात्र गया नहीं था, सिर्फ आया है। तो छात्र हो गए 20। इससे गुणा कर लो, पॉइंट हट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 2 8 16 का 86 लेख 2 4 8 और 1 9 2 का ना 2। यानी कि वे जो नया छात्र आया था उसके आने से वे 20 के 20 छात्र 996 किलोग्राम के थे। 19 छात्र 285 किलोग्राम के थे और 20 छात्र 296 किलोग्राम के थे। आपको जो नया विद्यार्थी आया था वो बताना। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 20 के छात्र में से 19 छात्रों का भार घटा दूं तो क्या एक का बचेगा? तो नए विद्यार्थी का भार जो बचेगा 11 किलो बचेगा। नए विद्यार्थी का भार तो 296 माइनस के 285, क्योंकि ये भार 20 छात्रों का था और ये वाला भार 19 का। 20 छात्रों में से आप 19 का घटा दो तो एक का बचता है। तो कितना आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 11 किलोग्राम। यानी कि जो नया विद्यार्थी आया था वो 11 किलोग्राम का था। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो आपको लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्रम से बतानी है। पहले लड़कों की संख्या रखनी है, फिर लड़कियों की संख्या कितनी कितनी है ये बताना है। टोटल विद्यार्थी सिर्फ 120 दिए गए, इसमें लड़के कितने हैं पता नहीं, लड़कियां कितनी है पता नहीं, लेकिन औसत भार 56 किलोग्राम। यानी कि इस लाइन के अनुसार हर लड़का 56 किलोग्राम का था और हर लड़की 56 किलोग्राम की थी। तो ये कुल अगर सारे के सारे विद्यार्थियों का औसत योग निकालने जाके टोटल योग कितना होगा, तो योग के लिए औसतों की संख्या और पदों की संख्या की जरूरत पड़ती है। तो ना तो विद्यार्थी है ना छात्र है। पहले फिलहाल 120 विद्यार्थियों का औसत देखो। अगर आपके पास लड़के अगर 5 हों और हर लड़का 20 किलोग्राम का हुआ, 5 लड़के हैं और हर लड़का 20 किलोग्राम का हुआ, तो टोटल लड़के कितने किलोग्राम के हो जाएंगे सारे? ये तो सारे लड़के 100 किलोग्राम के बन जाएंगे। तो चाहे लड़का हो या लड़का लड़की दोनों हो और सभी का योग निकालना हो, तो योग के लिए आपको औसत की और पदों की संख्या की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ औसत 20 था, पदों की संख्या 5 थी। अगर मैं इसी चीज में 5 लड़के थे और मैं 2 लड़कियां और जोड़ दूं तो कितने बन जाएंगे? 7 बन जाएंगे, क्योंकि 5 लड़के हो गए और 2 लड़कियां हो गई इसमें, और अब भी औसत इनका 20 ही है। तो बताओ अब योग कितना बन जाएगा? अब योग कितना बन जाएगा 140 किलोग्राम।
140 किलोग्राम। तो बता क्या इस 140 किलोग्राम में लड़के नहीं है? लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, क्योंकि 5 लड़के थे और 2 लड़कियां जोड़ दी। तो कुल औसत भार निकालना आपने एक औसत की संख्या से और टोटल जितने लड़के और लड़कियां कुल जितने थे उसमें गुणा कर दी। तो मैं 120 विद्यार्थियों का कुल भार निकाल लूं। 120 विद्यार्थियों का कुल भार अगर मैं निकालता हूं, कुल भार कितने किलोग्राम का होगा? तो बताओ, यहाँ औसत 20 था लेकिन औसत है कितना? 56। और यहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ थी, तो यहाँ लड़के और लड़कियां 120 है, क्योंकि इस 120 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, क्योंकि उसने लड़कों की और लड़कियों की संख्या अलग अलग मालूम की है। तो इसका मतलब लड़के भी इसमें है और लड़कियां भी इसमें है। तो टोटल योग कितना आ जाएगा इनका? टोटल योग 0 तो ऐसे आ जाएगा। 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7 और 12 पंजे 60 और 7 कितने हो जाएंगे? 67, यानी कि 6720 किलोग्राम उन सभी विद्यार्थियों का भार था। यानी कि लड़के भी और लड़कियां भी, जब वे सारे के सारे 56 किलोग्राम के थे, लड़का भी एक 56 किलोग्राम का, लड़के भी एक 56 किलोग्राम की, तो टोटल का जब योग जोड़ा गया कि सारे के सारे विद्यार्थी कितने किलोग्राम के बनेंगे, तो वे बने 6720 किलोग्राम के। ये कुल 120 विद्यार्थियों का भार आ चुका है, लेकिन ना तो लड़कों का पता है और ना ही लड़कियों का पता है। और आप मुझे बताओ, अगर कक्षा में कुल 20 छात्र हों, लड़के भी इसमें ही हैं, लड़के भी इसमें ही हैं, 20 छात्र कुल थे ये, और इसी 20 में से आपको क्या मिले? 12 अगर लड़के मिल रहे हैं, आपको पता चला कि 12 लड़के हैं, तो बताओ लड़कियां कितनी बची होंगी? लड़कियां बची होंगी आपकी 8। तो लड़कियां बची होंगी कितनी? आपकी 8। और ये 8 लड़कियां तब बची होंगी जब आपने टोटल विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या घटा दी होगी। टोटल विद्यार्थी 20 थे, लड़कों की संख्या 12 थी लड़कों की, तो आपने 20 में से 12 घटा दी, तो बाकी बचे हुए क्या बचे हुए? लड़कियां। लेकिन यहाँ तो सवाल है, न लड़कों का पता न लड़कियों का। यहाँ 12 लड़के मान लेते हैं ना, मैं मानता हूँ लड़के x हैं। कुल लड़के कितने हो गए? कुल लड़के x हो गए। तो बताओ लड़कियां कितनी बची होंगी? टोटल विद्यार्थी 20 थे, 12 लड़के थे, तो आपने 20 में से 12 घटा दिया, लड़कियां बची। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 120। और लड़के कितने हैं? x। अगर मैं कुल विद्यार्थियों में से लड़के निकाल दूं तो क्या लड़कियां बचेंगी? तो 120 में से मैं x निकाल दे रहा हूं, तो क्या बची है? अब लड़कियां बची। अब बताओ, ये 6720 तो लड़कों का भी और लड़कियों का भी भार था, लेकिन यहाँ पर लड़कों का भार अलग है और लड़कियों का भार अलग है। अगर मैं इन दोनों का, लड़कों का भी योग निकाल लूं और लड़कियों का भी योग निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं, तो बताओ क्या इसके बराबर होगा वो? क्योंकि ये भी दोनों का भार है और ये भी जो बनेगा वो भी दोनों का भार है। तो लड़कों का कुल भार, लड़कों का कुल भार अगर मैं निकाल लूं, कुल भार का मतलब जोड़ करके है, और कुल भार जिस तरह कुल भार यहाँ टोटल विद्यार्थियों का निकला था औसत से कुल विद्यार्थियों को गुणा करके, ठीक उसी प्रकार बताओ लड़कों का भार है कितना? लड़कों का भार है 60 किलोग्राम, लेकिन लड़के कितने हैं? x। तो इससे गुणा कर देंगे तो ये कुल भार आ जाएगा 60x आ जाएगा। जैसा सेम इस तरह से संख्या में मिला था, हमें लिखा हुआ सेम इस तरह से, भले यहाँ पर x है लेकिन ये कुल भार मिल जाएगा। अगर आपके पास x का मान मिल जाए, गुणा कर देना, टोटल लड़कों का भार आ जाएगा। अब लड़कियों का भार, लड़कियों का कुल भार ठीक इस तरीके से। लड़कियां कितनी है? लड़कियां 120 माइनस के x है, लेकिन इनका औसत कितना है? औसत है 50 किलोग्राम, और औसत की गुणा पदों की संख्या से कर दो तो कुल भार मिल जाता है। कुल भार कितना है इनका? औसत 120 माइनस के इतनी लड़कियां हैं, तो ये 50 एक गुणा में 120 माइनस x, ये लड़कियों का भार हुआ। लड़कों का भार ये है और लड़कियों का भार ये हुआ। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बताओ इसके भार के बराबर होगा, क्योंकि ये भार भी तो कुल का ही है। तो 60x लड़कों का भार और 50 गुणा 120 माइनस x ये लड़कियों का भार, और ये टोटल लड़के और लड़कियां कुल इतने किलोग्राम की थी, और सवाल में कुल कितने किलोग्राम की बनी है? 6720 किलोग्राम के बनी है सारे के सारे। इनमें से कैलकुलेशन करो अब, 60x प्लस 50 के और 120 के अंदर गुणा होगी तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, और 12 पंजे 60 आ जाएगा, 6000 और माइनस के 50x और बराबर चल रहा है आपका 6720। 50x माइनस का 60x प्लस का, तो 60x में से 50 चले आएंगे तो कितने बचेंगे? 10x, और बराबर ये 6000 प्लस उधर जाएगा तो माइनस का बच जाएगा, तो माइनस के कितने बचेंगे? 700, सॉरी प्लस के 720, क्योंकि 6720 में से 6000 निकल जाएंगे तो 720 बचेंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ गया?
क्योंकि एक तो एक्स ही बचा है, एक्स की और एक की गुणा करेंगे तो सिर्फ एक्स ही बचता है, तो एक्स बराबर आ गया 72। और आप मुझे बताओ हमने एक्स किस चीज को माना था, लड़कों की संख्या, तो लड़के तो हो गए 72, और जहां जहां आपको एक्स का मान दिखे वहां वहां एक्स का मान रख दो, और जो चीज मालूम की जा रही है वो मालूम चीज वो निकल कर आ जाएगी। हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रम से बतानी है, तो लड़के हुए 72 और लड़के थी 120 माइनस के एक्स, तो 120 और एक्स के स्थान पर कितना आ जाएगा, हम 72 रख देंगे, तो कितना बचेगा ये 120 में से 72 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 48। 120 में से 72 घटा देंगे तो बचेगा कितना 48, यानी कि 72 लड़के थे और 48 लड़कियां थी। क्रम से बताना है तो क्रम से ऑप्शन में आपको 72 और 48 मिल जाएगा, ये आपका आंसर है। इस सवाल का मैं बेस बता चुका हूं, और पहले मैं बेस बताता हूं उसके बाद ट्रिक पर जाते हैं। अब इसकी ट्रिक करते हैं, ट्रिक आपको पेपर में करना कैसे है। और करने के लिए आपको तीन चीज चाहिए, क्योंकि मिक्सर लगना है इसमें, दोनों अलग अलग मान होना चाहिए और उन दोनों का मिक्स भी होना चाहिए। और दोनों का मिक्स यानी कि अगर मैं लड़कों की बात करूं और ये लड़कियां हो गई, बी लड़कों का औसत भार यानी कि लड़कों का औसत भार है 60 किलोग्राम और लड़कियों का टोटल औसत भार है 50 किलोग्राम। लेकिन इन सबको जब जोड़ा गया और उन सबका औसत निकाला गया तो वो औसत मिला हमें 56 किलोग्राम। तो बताओ क्या ये 56 किलोग्राम लड़कों का भी और लड़कियों का भी है, क्योंकि 120 विद्यार्थी टोटल कक्षा में थे और उनका सबका औसत भार 50 किलोग्राम था। सबका मिलाया तो 56 किलोग्राम मिला, लेकिन जब अलग अलग देखा तो लड़कों का 60 किलोग्राम मिला, प्रत्येक लड़का 60 किलोग्राम का था और प्रत्येक लड़की 50 किलोग्राम की थी। तो हमें मिक्सर के लिए दो चीज चाहिए, यहाँ पर जो रखी संख्या और यहाँ पर रखी संख्या दोनों अलग अलग होंगी लेकिन होंगी सेम, और बीच में जो रखी संख्या है वो उन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। लड़के हैं और लड़कियां अलग हैं लेकिन सेम क्या है, ये भी औसत भार है और ये भी औसत भार है, और ये जो औसत भार है वो इन सबका मिक्स है। तो इन्हें घटा लेंगे, 60 में से 56 जाएगा तो 4 बचते हैं, और 50 और 56 के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा 6 का। ये जो नीचे संख्या रखी आती है ये संख्या लड़कों की है, नीचे 6 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। अगर 6 लड़के और 4 लड़कियां कक्षा में थे, टोटल कितने छात्र थे कक्षा में, तो कुल छात्र कितने हो गए, कुल छात्र 10 हो गए, क्योंकि 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां, टोटल छात्र 10 हुए। और टोटल छात्र सवाल के अनुसार है कितने 120, तो 0 बराबर 0 से 0 कर जाएगा, तो 1 बराबर अगर 12 है, 1 बराबर 12 तो ये वाला 6 जो किसके नीचे है, लड़कों के नीचे, तो यानी कि 6 लड़के हैं, और ये 4 लड़कियों के नीचे तो 4 लड़कियां। लड़के और लड़कियां दोनों के अनुसार मालूम की गई, तो 1 का मान अगर 12 है तो लड़के 6 थे, तो 6 का मान कितना, 6 से गुणा 1 में इधर कर दो और 12 में 6 से गुणा इधर कर दो, तो 6 लड़के बराबर कितना आ जाएगा 72, और लड़कियां मालूम की गई तो 1 बराबर 12 था, तो 4 बनाने के लिए इस 1 में 4 से गुणा इधर कर दो और 4 से गुणा इधर कर दो, तो 4 लड़की बराबर 12 चौक 48। तो क्रम से बताना है, तो क्रम से 72 लड़के थे और 48 लड़कियां थी, ये आपका आंसर है। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। अगला सवाल है, एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 20 छात्र कक्षा में और प्रवेश कर लें तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई कितनी है। यानी कि अब जब 20 छात्र और आ चुके हैं तो टोटल छात्र कितने हुए और वे टोटल छात्र समान समान ऊंचाई के कितनी के होंगे वो बताना है, क्योंकि औसत ऊंचाई का मतलब बिल्कुल सबके बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो अलग अलग देख लो, अगर 10 छात्र थे और 10 के 10 में से प्रत्येक छात्र 105 सेंटीमीटर का था, तो टोटल 10 के 10 छात्र कितने सेंटीमीटर के बन जाएंगे ये बताना है। तो कुल ऊंचाई 10 छात्रों की कुल ऊंचाई, 10 छात्रों की कुल ऊंचाई कितनी बन जाएगी। तो ऊंचाई यानी कि कुल का मतलब योग और योग का मतलब औसत, और पदों की संख्या, औसत कितना है 105, यानी कि हर छात्र 105 सेंटीमीटर का था और छात्र हैं 10, तो 10 के 10 छात्र कितने सेंटीमीटर के बन जाएंगे 1050 सेंटीमीटर के, 1050 सेंटीमीटर के ये 10 के 10 छात्र थे। अब इन 10 छात्रों में 20 छात्र और आए, लेकिन वो अपने अलग ऊंचाई के थे। हर लड़का 120 सेंटीमीटर ऊंचाई थी और 20 छात्र थे। ये वाले 10 छात्र थे, इनकी ऊंचाई हर लड़के 105 सेंटीमीटर की थी, लेकिन जो 20 लड़के आए वो हर लड़का 120 सेंटीमीटर का था। अगर इन 20 सेंटीमीटर जो 120 सेंटीमीटर छात्रों वाली ऊंचाई थी तो ये टोटल 20 छात्र, इनके अगर मैं योग निकालता हूं तो 20 छात्र जो नए थे, नए 20 छात्रों की कुल ऊंचाई
तो ये तो जब नए आए थे ये अपनी ऊंचाई अलग लेकर आए थे और इनकी ऊंचाई हर एक की कितनी थी 120 सेंटीमीटर और छात्र कितने थे 20। यानी कि हर लड़का अगर 120 सेंटीमीटर का था और लड़के हैं 20 तो आप कुल ऊंचाई बतानी है। जिस तरह से लड़का अगर एक लड़का 10 सेंटीमीटर का हो और लड़के हैं दो लड़के हैं और इन दोनों में से हर लड़का 10 सेंटीमीटर का है तो दोनों के दोनों लड़के कितने सेंटीमीटर के बन जाएंगे, दोनों के दोनों 20 के आएंगे। और ये 20 आपको दो तरीके हैं, या तो जितना औसत है उस औसत को उतनी बार जोड़ करके लिख लो जितने की लड़के थे, लड़के तो दो ही है 2 बार लिख ले, या फिर औसत की गुणा जितने लड़के हैं उससे कर दो तब भी 20 आएगा और ये भी 20 है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये वाला जोड़ने का तरीका नहीं कर रहा हूँ क्योंकि संख्या छोटी ना तो आप जोड़ लो या गुणा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब संख्या ज्यादा हो लड़कों की या किसी भी चीज की और औसत दिया हुआ तो उसको उतनी बार लिखने में कठिनाई पड़ जाती है। तो छात्र है 20 लेकिन औसत हर एक का 120 है। जिस तरह से यहाँ औसत 10 था तो 10 के स्थान पर 120 और लड़के 2 थे लेकिन लड़के हैं कितने, लड़के हैं 20 तो इनकी औसत योग ऊंचाई कितनी आ जाएगी कुल 12 दूनी 24। अब जो पहले छात्र थे 10 वे सारे के सारे थे 1050 सेंटीमीटर के सारे, और जो अब जो 20 छात्र नए आए हैं वो थे सारे 2400 सेंटीमीटर के सारे के सारे। लेकिन मालूम ये किया गया है कि अगर पूरी कक्षा के छात्र जितने भी अब हो गए हैं सब एक समान ऊंचाई के होंगे तो वो एक समान ऊंचाई कितनी है ये बताना है। और एक समान बताने के लिए पदों का योग और पदों की संख्या बतानी है। तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई, पूरी कक्षा की औसत अगर ऊंचाई मालूम की जाए तो औसत ऊंचाई के लिए पदों का योग चाहिए और पदों की संख्या। पहले जो 10 छात्र थे उनकी सभी की औसत ऊंचाई कितनी थी, टोटल ऊंचाई कितनी हो गई 150 1050 और जो 20 छात्र नए आए थे वो सारे कितनी ऊंचाई के थे, वो सारे के सारे 2400 सेंटीमीटर ऊंचाई के थे। तो कुल ऊंचाई तो हमें मिल गई है और औसत निकालना है तो पदों का योग तो मिलेगा लेकिन पदों की संख्या बताओ कितनी हो चुकी, पहले 10 थी 20 और आ गए टोटल कितनी हो गई, टोटल हो चुकी है 30। और पदों की योग बटे पदों की संख्या जब रखा जाता है तो वो औसत मिलता है यानी कि औसत बराबर बराबर 1050 को 2400 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5 4 3 और बटे भाग करने किससे 30 से भाग करनी है तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 345 को तो 3 ही करना 3 और 3 ही करना 3 और 3 बचे 15। यानी कि जब वो 20 छात्र आए थे अपने अपनी अलग ऊंचाई लेकर के, लेकिन जब उनको भी और पहले वाले छात्रों को सबको मिलाया गया और सबकी औसत ऊंचाई देखी गई तो औसत ऊंचाई मिली कि 115 सेंटीमीटर का हर छात्र था पूरी कक्षा में। अलग अलग की बात करें तो अलग अलग 120 का था और 105 का, लेकिन जब पूरी कक्षा को मिलाया गया तब सारे छात्र 115 सेंटीमीटर के थे। आपका आंसर 115 सेंटीमीटर आ चुका है। और आज के लिए इतना ही। आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, बेसिक कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि पहले मेरी आदत बेसिक बताने की है। क्योंकि बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं और ट्रिक के पीछे भागोगे तो ट्रिक कहीं कहीं काम आएगी लेकिन बेसिक हर जगह काम आएगा। तो पहले बेसिक देखना उसके बाद ट्रिक देखना। कितना समझ में आया कितना नहीं कमेंट्स में बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये अच्छा लगे तो करना है और खुद भी करना है दूसरों से भी करवाना है। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।